तो तेजी से क्विक रिवीजन जितना अब तक कराया है और फिर आगे चलेंगे। तो सब मेरे साथ साथ थोड़ा फास्ट चला करें, मन में रिवाइज करा करें। नोट्स सबने बना लिए होंगे, कॉपियाँ साथ रखा करें। कुछ भी भूल जाएं तो फटाफट वहाँ से देख के रिवाइज कर लें। क्लासरूम में हम साथ साथ इकोनॉमिक्स के हर टर्म को याद करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम इंपॉर्टेंट है। 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, इस चैप्टर में तो वही चल रहा है। और अगले चैप्टर को शुरू करेंगे तो 6 मार्कर स्टार्ट हो जाएगा। सो सबसे पहला शब्द हमने रिवाइज करा था इकोनॉमी। इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग थ्रू द इंडल्जेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। मेरे साथ साथ सभी रिवाइज करें। और फिर हमने अगली टर्म्स याद करी थी। इंसान सुबह से शाम तक जो भी कुछ काम करता है उसे एक्टिविटीज कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोनों एक एक नंबर के लिए याद करना है। Economic activities refers to those activities which can be measurable in terms of money. Non-economic activity refers to those activities which cannot be measurable in terms of money. एग्जामिनर एमसीक्यू में ज़्यादा इसको क्वेश्चन को लेता है तो वो कुछ एग्जाम्पल लिखेगा और कहेगा बताओ कौन सा इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हर बार हम एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं, बुक्स में अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हैं। वो सभी एक्टिविटीज़ जिसे पैसे में नापा नहीं जा सकता, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे आपके घर वाले आपको खाना बनाकर खिला रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में जाकर आप फूड खरीदें और कंज्यूम करें तो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 को बहुत डिटेल में अच्छे से सीखा था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक नंबर के लिए याद करा। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। और ये तीनों टर्म हमारी 12th में भी दोबारा आएंगी और हमारी जब दूसरी बुक स्टैट्स हम शुरू करेंगे तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन में ये वहाँ रिपीट होंगी। तो प्रोडक्शन हमने याद करा था, इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ ए कॉमोडिटी इज नोन एज प्रोडक्शन। डिटेल मैंने समझाई थी बच्चों। यूटिलिटी के बढ़ने के 3 तरीके हैं, चेंज द शेप, चेंज द प्लेस एंड चेंज द टाइम। तीनों मैंने एग्जाम्पल समझाए थे क्योंकि वो एमसीक्यू में एग्जाम्पल ही देगा। तो चेंज द शेप जिसे हम बनाना कहते हैं, चेंज द प्लेस, कश्मीर से हम एप्पल लेके आए थे और 20 रुपए किलो का एप्पल हमने 100 रुपए किलो बेचा था, दाम बढ़ गए थे, यूटिलिटी बढ़ गई थी और प्रोडक्शन कहा गया। एंड चेंज द टाइम, सीजन में चीजें सस्ती, ऑफ सीजन तक मेंटेन करके रख लिया कोल्ड स्टोर के अंदर, पेरिशेबल गुड्स हैं तो दाम बढ़ने के बाद बेच रहे हैं, प्रोडक्शन। तो इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ ए कॉमोडिटी इज नोन एज प्रोडक्शन। कंजम्पशन याद करा था, यूज ऑफ ए कॉमोडिटी विच गिव्स डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू ह्यूमन बीइंग इज नोन एज कंजम्पशन। और डिटेल इसलिए समझाई थी कि एग्जामिनर आपको एग्जाम्पल दे और ऑड मैन आउट कराए तो आप कर सकें। हर बार हम टेस्ट भी रख रहे हैं, 2-2, 4-4 क्वेश्चन का आज भी रखा है, 5 क्वेश्चन का। बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करा करें, गलती नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट 1 नंबर के लिए याद करा था बच्चों, एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ओवर द कंजम्पशन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। हर बार एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमने स्केयरसिटी याद करा, स्केयरसिटी याद करा। फिर हमने स्केयरसिटी में हमने याद करा 2 टर्म, एक डिमांड, एक सप्लाई। और जब बाजार में सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा तो इसे क्या बोलते हैं, स्केयरसिटी। व्हेन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज लेस देन इट्स डिमांड, इट इज स्केयरसिटी ऑफ कमोडिटी। यहां हमने बच्चों डिमांड को डिक्शनरी में याद करा, क्या, विलिंग टू बाय। सप्लाई को याद करा, विलिंग टू सेल। सप्लाई को याद करा, विलिंग टू सेल। डिमांड को याद करा, विलिंग टू बाय।
तो अगले टॉपिक पे चले गए थे बच्चों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. Economic problem is basically a problem of choice which can be arise due to unlimited human wants. Resources are limited and resources have alternate uses. तो एक बार और रिपीट करके आगे चलते हैं. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच कैन बी अराइज ड्यू टू फॉलोइंग 3 रीजंस. नंबर 1, human wants are unlimited. Number 2, to fulfill these unlimited wants the resources are limited. और तीसरा, resources have alternate uses. तीनों का एक्सप्लेनेशन अगर करना हो तो एग्जाम्पल बोले थे जिससे आप एक्सप्लेनेशन करेंगे. इकोनॉमिक प्रॉब्लम 1 नंबर के लिए याद कर चुके हैं, जिसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ साथ तीनों बातें लिख रहे हैं. अनलिमिटेड वांट्स, limited resources and resources have alternate uses. 1 नंबर के लिए इकोनोमाइजिंग याद करा था बच्चों. ह्यूमन बिहेवियर, जिसको डिक्शनरी मीनिंग में कहते हैं ऑप्टिमल यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. दूसरी बुक की लैंग्वेज आपको याद कराई थी. नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज इकोनोमाइजिंग. अगला टर्म बच्चों आपने याद करा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर 1 मार्क. इसका एक और नाम मैंने आपको याद कराया था बच्चों, अल्टरनेटिव कॉस्ट. एग्जामिनर नाम बदल दे, सेम आंसर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट. आपके पास एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमेशा, उसमें से आप किसी एक को सेलेक्ट करते हैं विच इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू. और जो भी अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट होती है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, बदले में जो भी कुछ पे करना पड़ता है वो उस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट. यानी हमने भाषा याद करी थी, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और फिर बच्चों हमने अगली टर्म इकोनॉमिक्स का मीनिंग याद करा था. मीनिंग में हमने स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ए डिक्शनरी टर्म है. हम इंसान का व्यवहार पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और जीवन में फॉलो करना चाह रहे हैं. इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. फिर हमने एक एक नंबर के लिए इसकी दोनों ब्रांचेस पढ़ी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हमने याद करा मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो शब्द हमने कहां से लिया? ग्रीक भाषा के माइक्रोस से, विच मीन्स स्मॉल. जब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी इंडिविजुअली करते हैं, स्मॉल लेवल पर करते हैं, तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड मैक्रो इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज. बच्चों ये पॉइंट भी डिफरेंस में लिखा जा सकता है कि मैक्रो इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज. जब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी एज ए होल करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स. आपको दोनों का मीनिंग याद कराया है. एक एक नंबर में वो एग्जाम्पल पूछ सकता है या ऑड मैन आउट करा सकता है. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. पहला पॉइंट मीनिंग का याद करा था, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल. दूसरी तरफ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज ए होल. दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल का, डिमांड सप्लाई किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को. एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम. एक भी एग्जाम्पल लिखना सफिशिएंट रहता है. किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को. फिर हमने याद करा माइक्रो लीड्स टू मैक्रो और वाइस वर्सा, मैक्रो इकोनॉमिक्स लीड्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. बच्चों इस पर बेस्ड हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल चैप्टर के एंड में हम डिस्कशन करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर द 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन एक्सप्लेन. तो इसमें ये एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे कि माइक्रो शुरू करोगे तो मैक्रो तक पहुंच जाओगे, मैक्रो शुरू करोगे तो माइक्रो का पता चल ही जाएगा. तो इसके लिए एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना होता है. ये बढ़िया एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स. हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल. क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर द 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन.
और हमने याद करा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसको वन वर्ड में कहा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस या प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को वन वर्ड में कहा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो के जितने भी नियम, आज भी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शुरू करना चाह रहे हैं जो इसी चैप्टर में है। आने वाले हर चैप्टर में हम दुनिया भर के लॉ पढ़ेंगे, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, टेक्निकल टर्म्स है सब, बेस्ड ऑन डायग्राम, शेड्यूल एंड लैंग्वेज। तो वो सब खेल माइक्रो इकोनॉमिक्स के किस पर बेस्ड है? अजम्पशन पर। तो हमने यहां लिखा इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, जिसे टेक्निकली बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोले तो जहां डील हो जाए, पोजीशन ऑफ रेस्ट। एंड पार्शियल का मतलब नॉट कंप्लीट, यानी बेस्ड ऑन अजम्पशंस कि अगर ऐसा होगा तभी हम ऐसा मानेंगे। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स अजम्पशन पर बेस्ड नहीं है। लिखने का तरीका, इट इज नॉट बेस्ड ऑन अजम्पशन, जिसे टेक्निकली बोलते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम। यहां भी मैंने एक बात और बताई थी कि माइक्रो इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन स्मॉल, एंड मैक्रो इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। बट 3 से 4 नंबर में 3 से 4 पॉइंट ही चाहिए, ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं। फिर हमने सेंट्रल प्रॉब्लम का डिस्कशन करा था बच्चों। ये हमारा तीसरा टॉपिक बड़ा, जो 3 से 4 नंबर के लिए। यहां हमने याद करा पहले 1 नंबर के लिए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी विच कैन बी अराइज ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम या स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। और फिर हमने ये चार्ट बनाने के लिए कहा था, भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जो चार्ट बनाओ उसमें आप ये 3 बातें भी लिख दो, सिर्फ 3 बातें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। चार्ट बोले तो टेबल में तो भी सफिशिएंट है पूरे नंबर के लिए। बट हमने यहां कहा अब और बेटर लिखना, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स की 4 पार्टीशन हमने याद करी इन डिटेल और समझी भी। बट ये बचे हुए 3 पैराग्राफ मैंने सिर्फ डिस्कस करे, जो आपको कॉलेज के सेशन में दोबारा करने हैं और वहां तो लिखने भी हैं फॉर 15 to 20 मार्क्स। तो यहां नॉलेज के लिए आप पूरी टेबल बनाना याद कर लिया, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सबने याद कर लिया। और पहले वाले के 3 पार्टीशन, क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और एक्सप्लेनेशन में बस ये 3 पैराग्राफ ही एक्सप्लेन करने हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस with example, how to produce with example, for whom to produce with example। और हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। एग्जाम्पल हमने फार्मर का रखा था, जमीन लिमिटेड है, जितना मर्जी उगा नहीं सकता, तो सोचना पड़ेगा क्या वस्तु उगाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, और ये भी देखेगा कितनी मात्रा में। फिर हमने पढ़ा था लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर टू प्रोड्यूस द कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल लेबर इंटेंसिव टेक्निक in which more and more laborers utilized during the process of production, or capital intensive technique in which more and more capital utilized during the process of production. Which technique is better during the process of production is again the kind of problem related to allocation of resources, how to produce। और फिर तीसरा सीखा था फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो भी आप बना रहे हो किसके लिए, आइदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन और आइदर फॉर एक्सचेंज। और बेचना है तो किसको बेचेंगे, अमीर लोग, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, किन को बेचेंगे। अमीरों को बेचना है, दाम ज़्यादा रखेंगे, अपने शोरूम वहीं बनाएंगे जहां उनका मोहल्ला है, और मिडिल क्लास है तो उसी के अकॉर्डिंग, और फिर लोअर क्लास है तो उसी के अकॉर्डिंग, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए। तो डिस्कशन हो गया था। अगले शब्द पर चल रहे हैं। यहां पर अगले शब्द पर जाने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं,
आपको सिर्फ ये बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। सिर्फ हेडिंग या बेसिक बात बोलेंगे, लेकिन ध्यान से बोलना क्योंकि गलत होने का चांस ज़्यादा है। तो क्वेश्चन है हाउ सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्रिएट। हर्षिता रचोया कोशिश करेगा बच्चा कि इसमें क्या लिखना चाहिए। मैं आंसर पूरा नहीं मांग रहा, हिंट मांग रहा हूं क्या होना चाहिए। हर्षिता रचोया, हाउ सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट। कशिश, हाउ सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट, इसमें क्या होना चाहिए आंसर में। 3 से 4 नंबर है। 3 है, 3 हेडिंग, 3 है। हाँ, गलत हो गया। महक यादव, महक यादव, बच्चों ध्यान से सुनो, पेपर गलत हो जाएगा। टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से सुनो। महक यादव, सिर्फ हिंट देना, क्या आप बोलना चाहोगे हाउ सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट। तो इसमें क्या 3 पैराग्राफ लिखने हैं, मुझे सिर्फ हेडिंग चाहिए। आयुषी बोलेगी, आयुषी। आगे बोल बच्चे। नहीं, गलत 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 गलत। नहीं। अच्छा, मैं सबकी साउंड की पावर दे रहा हूं, जिसको बोलना है ना सिर्फ वो अपनी साउंड अनम्यूट करके खुद बोलेगा। देखते हैं कोई कोई सही किसी को लगता है। ये आंसर नहीं है। कोई बच्चा बोले कि हाउ सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट में हम 3 पैराग्राफ लिखेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर रूम टू प्रोड्यूस, जीरो। कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ और बोलना चाहे कोई भी, मैं नाम नहीं ले रहा, अपनी साउंड अनम्यूट करो और सिर्फ वो ट्राई करो। बोलो बच्चे। हेडिंग, 3 हेडिंग। हाँ, सो सेंट्रल इस तरह के डिस्कशंस आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने अगला क्वेश्चन बताया था आपको, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टर्म थी। सेंट्रल प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू में, हाउ टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड इनकम। बच्चों आज का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कुछ बुक्स में इसका दूसरा नाम लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। शब्द याद करें, मैं इसका मीनिंग बोलने जा रहा हूं थोड़ी देर में, पहले समझाऊंगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये एक्चुअली में है क्या, इससे पिछले टॉपिक का सॉल्यूशन है। वक्त के साथ साथ एल्फ्रेड मार्शल आया और एल्फ्रेड मार्शल ने बताया सेंट्रल प्रॉब्लम यानी ह्यूमन प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के नाम से, और फिर आगे उसको मॉडिफाई करके एक्सप्लेन कर दिया इन द नेम ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। आप सभी को मालूम है आपका नेचर कैसा है, सबसे पहले सोचना पड़ता है क्या बनाए। एज ए स्टूडेंट व्हाट टू स्टडी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, फिर कौन से मेथड को फॉलो करें स्टडी में, और फिर पर्पस क्या है। किसी का पर्पस पढ़ाई करना, एंटरटेनमेंट है, किसी का पर्पस कल को नोट कमाना है। तो सबके पर्पस हैं अलग अलग। कोई पेरेंट्स की डर की वजह से पढ़ता है, तो क्या पर्पस है आपका। तो ये हमने डिस्कशन करा। वक्त के साथ साथ एक आदमी आया, नाम प्रोफेसर सैमुअल्सन। आपकी बुक में ये इकोनॉमिस्टों के नाम नहीं लिखे हुए, कॉलेज में ये चीजें भी इन्हीं चैप्टरों में ऐड हो जाएंगी। तो वक्त के साथ साथ एक नया इकोनॉमिस्ट आया, प्रोफेसर सैमुअल्सन,
और इसने इस सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताया। बुक में नहीं लिखा है पीपीजी कर्व किस लिए बनाया गया, ये डिटेल डिस्कशन हम क्लास में कर रहे हैं कि सैमुअल्सन जी महाराज आए वक्त के साथ और उन्होंने एक कहानी के द्वारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सॉल्यूशन बताया। इसके लिए उन्होंने एक डायग्राम यूज करा, एक शेड्यूल यूज करा और अपनी थ्योरी बताई। इसी को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इस शब्दों की चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं ये डायग्राम, ये शेड्यूल। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, बोले तो हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 नंबर में भी आता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स। तो डायग्राम शेड्यूल पर जाने के लिए एक स्टोरी सुना रहा हूं जो सैमुअल्सन जी महाराज ने अपने टाइम पर एक्सप्लेन करते हुए यूज करी थी। सैमुअल्सन जी महाराज ने मान लिया हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम 2 चीजों पर, बच्चों किसी की बुक में नीचे बटर और ऊपर गन लिखा है, ये डायग्राम नजर आ रहा होगा। नीचे एक्स एक्सिस पर मैंने बटर दिखाया है और वाई एक्सिस पर गन दिखाया है। किसी की बुक में यहां लिखा होगा व्हीट और दूसरी जगह लिखा होगा राइस। इन वस्तुओं के नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सोचने वाले ने क्या सोचकर ये बनाया था वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। हम सदियों से जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो 2 चीजों पर लगाते आ रहे हैं, अपनी रक्षा सुरक्षा और अपने खाने पीने पर। बच्चों आपके घर में जितना भी रिसोर्सेज है इन द नेम ऑफ मनी, आप उसे 2 ही जगहों पर लगाते हैं। एक, पैसे का उपयोग सबसे पहले अपने खाने पीने के लिए करते हैं ताकि अपने आप को जिंदा रखा जा सके, और फिर आप उस पैसे का उपयोग अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए करते हैं, जिसको मैंने यहां बटर और गन से दिखाया है। यहां बटर का मतलब मक्खन नहीं है, बटर का मतलब ऑल द कंज्यूमेबल आइटम्स, और गन का मतलब यहां बंदूक नहीं है, गन का मतलब ऑल द सेफ्टी मेजर्स। इंसान सदियों से सारे के सारे पैसे अगर खाने पीने पर लगा दे, बोले तो बटर पर लगा दे, तो इतना बटर मिलेगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम 5 यूनिट्स। और वो सारे के सारे पैसे रक्षा सुरक्षा, भाई किसी जमाने में हम अपनी रक्षा कैसे करते थे, जंगलों में पत्थर पड़ा था, उठा लिया, जानवर आया उसको फेंक के मारा। वक्त बदला, तीर भाले आ गए, वक्त बदला, बंदूकें आ गई, और आज का वक्त है अगर गन की जगह हाउस लिख दो तो भी गलत नहीं होगा। सेफ्टी के लिए आप घर बनाते हो, तो सारे सेफ्टी मेजर्स जिसके एग्जाम्पल समय के साथ साथ बदले हैं, आप चाहो तो बदल सकते हो, आपकी बुक में भी अलग अलग है। तो यहां बंदूक का मतलब बंदूक नहीं है, बंदूक का मतलब वो सभी चीजें जो आपको रक्षा सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो सारे के सारे हम अपने रिसोर्सेज जो भी हमारे पास हैं खाने पीने पे लगा दें, यानी एक्स एक्सिस पर लगा दें, तो हमारे इस डायग्राम में हमें कितना खाना मिलेगा, मान लेते हैं 5 यूनिट्स। और सारे के सारे रिसोर्सेज हम रक्षा सुरक्षा में लगा दें तो हमें कितनी रक्षा सुरक्षा मिलेगी, गन की काउंटिंग करें तो 15 गन। अगर हम सारे पैसे गन पे लगा दें तो सुरक्षा तो मिल जाएगी लेकिन खाना नहीं मिलेगा, जिंदा कैसे रहेंगे। सारे के सारे पैसे खाने पीने पे लगा दे तो 5 यूनिट बटर का मिलेगा लेकिन रक्षा सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों कॉम्बिनेशन में कुछ पैसे लगाते हैं, कुछ खाने पीने पे, कुछ रक्षा सुरक्षा पर, और अपने सारे पैसे खत्म कर देते हैं। जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास इन द नेम ऑफ मनी। अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लूं सी, तो हमने कुछ पैसे गन पर लगाए हैं और कुछ पैसे बटर पर लगाए हैं। अगर इस डायग्राम के देखें तो हमें कितना बटर मिला, 2 यूनिट, और कितने गन मिले, 10, जिससे हमारे सारे रिसोर्सेज, बच्चों ये याद रखना आपकी नेचर है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी आपके पास है आप उसका पूरा उपयोग करते हो अपनी बुद्धि के अनुसार, आप अपने अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते। तो याद रखना ये ह्यूमन नेचर है, जो भी आपके पास पैसा है वो उन दोनों चीजों पर पूरा खर्च करोगे।
तो ये लाइन क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? ये लाइन रिफ्लेक्ट कर रही है कॉम्बिनेशन कोई भी हो गन बटर का, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन या एफ कॉम्बिनेशन, आपके पैसे पूरे खर्च हो रहे हैं इन दो चीजों पर। कुछ पैसे खाने पीने पर और कुछ पैसे रक्षा सुरक्षा पर, और इस तरह से खर्च हो रहे हैं कि आप अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मोस्ट एफिशिएंट वे में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ताकि एज ए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सके, बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। पहले बता चुका हूं, ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है ये किसने बनाया? प्रोफेसर सैमुअलसन ने। क्यों बनाया? उसने अपने इस डायग्राम, शेड्यूल और लैंग्वेज के माध्यम से सॉल्व करी है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी सॉल्यूशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। जब ये पीपीसी का टॉपिक आपका बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बताऊंगा कि ये सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। आपकी बुक में मेंशन नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, सॉल्यूशन ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीनों सॉल्यूशन यहां छुपे हुए हैं। फिलहाल हम लैंग्वेज पर जा रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोले तो वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वेरियस पॉसिबल, अभी सिर्फ सुनना है, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज विच एन इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ full and efficient use of resources with given period of time and technology। मैंने जो बोला है इसको एक बार डायग्राम में चेक करते हैं, समझने का काम चल रहा है। शेड्यूल उसके बाद डिस्कस करूंगा। जब भी आप डायग्राम बनाएं तो एक्स एक्सिस पर खाने पीने की कोई भी वस्तु का एग्जाम्पल लिखें, वाई एक्सिस पर ऐसी कोशिश करें सेफ्टी मेजर वाला लिखें, गन लिखें, बो एंड एरो लिखें, हाउस लिखें, सेफ्टी का कोई भी एग्जांपल। और फिर ये मेजरमेंट जो दिखाए गए हैं इसी को मैंने टेबल में यूज करा है। नीचे बटन में 1 2 3 4 5 मैंने दिखा दिया, 0 से लेके 5। और ये वाई एक्सिस पर 2 4 6 7 8 ये सारे कॉम्बिनेशन हमने गन में दिखा दिए। और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनी है? या तो प्रोड्यूसर अपने आप को कहां रखेगा बच्चों? ए ऑप्शन पर, कॉम्बिनेशन ए, जिसमें वो 0 बटर यूज कर रहा है और 15 यूनिट गन की, सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। या बी ऑप्शन पे रखेगा, या सी पे रखेगा, या डी पे रखेगा, या ई पे रखेगा, या एफ पे रखेगा, या बहुत सारे लेबल जो मैं यहां नहीं लगाए वो भी लगाए जा सकते थे। इस लाइन पर कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, एक बात पक्की है, पैसे पूरे खर्च हो रहे हैं, रिसोर्सेज का पूरा उपयोग कर रहा है। इस लाइन से ऊपर कोई पॉइंट है तो वहां हम जा नहीं सकते, पैसे नहीं है हमारे पास। इससे नीचे हम आना नहीं चाहेंगे। भैया 100 रुपए हमारे पास हैं, 2 चीजों पे खर्च करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 100 से ऊपर जा नहीं सकते, है ही नहीं। 100 से नीचे हम जाना नहीं चाहेंगे, जो है वो ऑलरेडी कम है, कम से कम उसका उपयोग करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो कर लेंगे, यूटिलाइजेशन तो कर लेंगे। तो नीचे हम जाना नहीं चाहेंगे, हमारा नेचर है, ऊपर हम जा नहीं सकते, तो हमेशा हम इसी लाइन पर रहेंगे। तो ये लाइन क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? संभावनाएं बता रही है, पॉसिबिलिटी बता रही है, किसकी? 2 वस्तुओं के प्रोडक्शन की। सैमुअलसन जी 2 वस्तुओं की बात कर रहे हैं, बट मैंने डिटेल समझाई है। 2 वस्तुएं बोले तो एक तरफ खाने पीने की सारी चीजें आ गई, बटर सिर्फ बटर नहीं है, ऑल द कंज्यूमेबल गुड्स। और दूसरी तरफ सेफ्टी के लिए गन लिखी है, गन का मतलब यह गन नहीं है, ऑल द सेफ्टी मेजरमेंट्स। तो 2 चीजों पर ही हम लोग आज इतनी सिविलाइज्ड इकोनॉमी होने के बाद भी 2 चीजों पे पैसा लगा रहे हैं, और तब भी हम हजारों साल पहले इन 2 ही चीजों पर पैसा लगाते थे। तो लैंग्वेज क्या बनी? वेरियस पॉसिबल, सिर्फ डायग्राम को पढ़ने का काम करें। वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉमोडिटीज विच एन इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस। शब्दों को सुनना, इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस, पूरा देश। चैप्टर का पहला शब्द ही हमने पढ़ा, इकोनॉमी। इकोनॉमी बोले तो सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर लिविंग। तो इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ, एक भी शब्द बीच में से गायब हो गया, 0 हो जाएगा। इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों, फुल एंड एफिशिएंट लिखना कंपलसरी है। एक भी बेसिक टर्म गायब हो गई
तो पूरी स्टेटमेंट जीरो है। फुल एंड एफिशिएंट का मतलब इसी लाइन पर रहेंगे, ऊपर जा नहीं सकते, पैसे ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, नीचे जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपका बिहेवियर है कि जो भी कुछ आपके पास है आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहेंगे। तो दोबारा बोलता हूं, मैंने क्या बोला, डायग्राम को पढ़ने का काम प्रोडक्शन। वैसे तो स्टेटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन। ये नाम आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, लिख दो बहुत अच्छा, नहीं लिखो नोट्स में नंबर नहीं काट पाएगा एग्जामिनर, क्योंकि बुक में ही मेंशन नहीं है राइटर जिसने बनाया। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफ्लेक्ट द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन of two commodities which an economy can be produced on the basis of full and efficient utilization of resources with given technology and period of time। ये आखिरी वाले दो शब्द और सुने। जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो अब आज हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो आज से 100 साल पहले पढ़ाई की टेक्नोलॉजी अलग थी, जो घटिया थी। आज के ज़माने के हिसाब से पहले से बढ़िया टेक्नोलॉजी चल रही है, और आज से 100 साल बाद बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। तो हम आज पढ़ाई में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे जो फ्यूचर में आएगी? नो नेवर, उसका पता ही नहीं है। कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे 100 साल पुरानी? नो नेवर, वो घटिया थी, बैकवर्ड थी। तो हम आज उसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जो आज के हिसाब से चल रही है। इसी को यहां पर लिखा है गिवन टेक्नोलॉजी। जो उस जमाने में बेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसी का उपयोग करोगे। बढ़िया का पता नहीं है उससे बढ़िया का, और उससे हल्की आप करना नहीं चाहोगे। और आखिरी शब्द था गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन टेक्नोलॉजी एंड पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों, जब भी प्रोडक्शन होता है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं हो सकता, इट विल टेक सम टाइम। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी फैक्ट्री में पेंसिल बनाई, पेंसिल को बनने में 5 मिनट लगे, तो ये 5 मिनट क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना को बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम। और प्रोडक्शन हमेशा 2 पॉइंट ऑफ टाइम में घटता है। ऐसा नहीं हो सकता कि शाकालाका बूम बूम 1 पॉइंट 4 बजे और प्रोडक्शन डन, नॉट पॉसिबल। तो प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? वो 5 मिनट लगे, 5 आवर्स लगे, 4 दिन लगे, मकान बनाया 4 साल लगे, तो प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो वो टाइम हमें पता होना चाहिए। वो आज की टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और फिर हम फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। 2 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम शब्दों पर वापस आते हैं। तो क्या याद करना है हमने? मैंने यहां कुछ ज्यादा बताया आपको। इकोनॉमिक्स का नाम लिख लें, बहुत अच्छा। नहीं लिख पाए तो चूंकि बुक में मेंशन नहीं है, नॉलेज आपकी ज्यादा करने की कोशिश, तो भी आपका नंबर नहीं कट पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन, और टॉपिक कराने से पहले बेसिक बता दिया, ये सारा टॉपिक एंड मूवमेंट पर हम बोलेंगे कि ये 3 चीजों के सॉल्यूशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वहां रीजन भी समझाऊंगा जो आपकी बुक में नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, एंड सॉल्यूशन ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो मीनिंग याद करना चाह रहे हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफ्लेक्ट द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन। संभावना है ना, कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करोगे ये सेकेंडरी मैटर है। वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच can be produced on the basis of full and efficient use of resources with the given period of time and technology। यहां पर एन इकोनॉमी भी जोड़ लेना, यानी विच एन इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस on the basis of full and efficient use of resources with the given period of time and technology। मैं दोबारा बोल रहा हूं, याद करेंगे तो हम इसमें आगे चलेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन याद करके लिखनी है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफ्लेक्ट द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 commodities which an economy can be produced on the basis of full and efficient use of resources with the given period of time and technology। 1 नंबर के लिए इतना ही लिखना होता है बच्चों।
अगर ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के लिए आए तो हमें मीनिंग के बाद एक डायग्राम बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है। डायग्राम मैंने भी आपको समझाया। एक्स एक्सिस पर कोई भी एग्जाम्पल बुक वाला लिख सकते हो, वाई एक्सिस पर कोई भी एग्जाम्पल बुक वाला या यहां वाला, बट नीचे बटर का मतलब बटर नहीं होता, खाने पीने की कोई भी वस्तु। गन का मतलब गन नहीं है, कोई भी सेफ्टी मेजरमेंट। और सेफ्टी मेजरमेंट किसी की बुक में गन लिखा है, किसी की टैंक, किसी में राइज लिखा है, किसी में हाउस लिखा है, सब एक्सेप्टेड है। क्या सोच के बनाया गया कंसेप्ट वो बताने की कोशिश। शेप का ध्यान रखना है बच्चों, शेप का ध्यान रखना है। ये शेप मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, एक बार देख ले। पहली बात, लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए। डाउनवर्ड स्लोपिंग 3 प्रकार की होती है। इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, इसे बोलते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये वाली शेप बच्चों, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन के कंपैरिजन में लाइन ऊपर से नीचे जा रही है, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन कैसी है? कर्विकल शेप, इसे बोलते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन। याद करें साथ साथ। और ये ओरिजिन 0, इसके कंपैरिजन में अगर मैं लाइन ऐसी बना दूं तो इसे बोलते हैं कनकेव टू ओरिजिन। तो बच्चों, लाइन ऊपर से नीचे जो जा रही है वो 3 प्रकार की हो सकती है। स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस लाइन को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स टू ओरिजिन। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? कनकेव टू ओरिजिन। तो हमें ध्यान रखना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप 3 से 4 नंबर के लिए बनानी जरूरी होगी। तो वो शेप कैसी होनी चाहिए? इसे क्या बोल रहे हैं? कनकेव टू ओरिजिन, इस शेप को। बाद में हम रीजन भी समझेंगे यही शेप क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमारी नेचर है वो हमारी अगली क्लास में ही टॉपिक चलेगा। तो 1 नंबर के लिए मीनिंग याद करवा चुका हूं। अब 3 से 4 नंबर पर जाने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो डायग्राम में ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे खाने पीने की चीजें, वाई एक्सिस पर कोई भी सेफ्टी का शब्द, और फिर जो लाइन बनाओगे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये स्लोप कैसी रखनी है कर्व की? कनकेव टू ओरिजिन। अब आ जाओ शेड्यूल पर। ये बन गया आपका कर्व जिसे हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमने शेड्यूल बनाया सामने, शेड्यूल की चर्चा कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन एक्स एक्सिस वाला एग्जांपल लिख देना, जो भी आपने एक्स एक्सिस पे दिखाया है, बटर दिखाया है, वीट दिखाया है। वाई एक्सिस वाला लिखना। अब जो एक्स एक्सिस वाला डाटा है जिसे आप बटर लिख रहे हैं, उसकी काउंटिंग 0 से ही शुरू करनी है। कोई किताब से टेबल ले लो, अपनी तरफ से बना लो, कंसेप्ट सीख लो, रट्टा मारने का काम नहीं है। आप उस टेबल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। 0 से ही शुरू करनी है और एक एक करके काउंटिंग बढ़ानी है। 0 1 2 3 4 5 10 20 50 जितना आप लिखना चाहें, और जहां रोकना चाहो रोक दो, बट काउंटिंग एक एक करके ही बढ़नी है। अब आपको गन की बात करनी है, यानी वाई एक्सिस का जो भी नाम लिखा है उसकी बात करनी है। कोई एक बड़ी वैल्यू लिख लो अपनी मर्जी से। भैया टेबल रट्टा मत मारना, जो बात बता रहा हूं उसको समझो। वैल्यू लिख दो। अब अगली बार उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये पक्का है। बस ये ध्यान रखना, पहली बार जितना घटाया, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, टेबल रट्टा नहीं मारनी, आप अपनी तरफ से बनाओगे। पहली बार जितना घटाया, अगली बार उससे ज्यादा घटाओगे। वो ज्यादा कुछ भी हो सकता है। मान लिया पहली बार 1 घटा के लिखा 14, तो दूसरी बार उससे ज्यादा घटा के लिखना, 2 घटा दो, 3 घटा दो, जो आपकी इच्छा करे। फिर उससे अगली बार उससे ज्यादा घटाना, या 2 घटाया है तो कितना घटाना? 3। 2 से ज्यादा घटाना है वो कुछ भी हो सकता है। अगली बार 3 से ज्यादा घटाना, वो कुछ भी हो सकता है। उससे अगली बार उससे ज्यादा घटाना, वो कुछ भी हो सकता है। और आखिरी 0 आना चाहिए। टेबल में बात ध्यान रखनी है। इसके लॉजिक में आगे क्वेश्चन आएंगे, इसके जहां समझाऊंगा ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, विद रीजन समझेंगे। तो अभी 3 से 4 नंबर का टॉपिक चल रहा है। मीनिंग में समझा चुका हूं। मीनिंग के नीचे डायग्राम शेड्यूल की बात कर चुके हैं। डायग्राम एंड शेड्यूल। एक बार डमी आंसर की कैसे रहती है वो भी सामने बता रहा हूं। सबसे पहले आप वहां मीनिंग लिख दोगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, फिर एक सुंदर डायग्राम शेड्यूल बनाओगे। डायग्राम शेड्यूल बनाने के बाद आप यहां लिखने वाले हो अजम्पशन, उसके बाद लिखने जा रहे हो फीचर्स। कम से कम 3 अजम्पशंस और उसके बाद फीचर्स लिखोगे, और इस तरह से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका खत्म होगा। जो क्वेश्चन क्या होगा? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी तक मैंने मीनिंग, डायग्राम, शेड्यूल आपको बताया है। एक बार मीनिंग दोबारा रिवाइज करते हैं और फिर हम चलेंगे अजम्पशन पर।
अजम्पशन को लेकर याद दिला दूं, मैं जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर कराने वाला हूं सब में बहुत सारे लॉ आएंगे। इस चैप्टर का ये पहला लॉ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये किस पर बेस्ड है? अजम्पशन पर, जिसकी वजह से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का 5वां पॉइंट याद कर रहे थे, पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी बेस्ड ऑन अजम्पशन। सैमुअल्सन जी ने जब ये नियम बनाया तो कहा हमारी ये बातें अज्यूम्ड हैं, अगर ऐसा है तो ये नियम काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। वो अजम्पशंस हमें याद करनी है और लिखनी है। तो एक बार मीनिंग दोबारा मेरे साथ साथ रिवाइज करें। डायग्राम पढ़ने का काम है, शब्द मत भूलना। Production possibility curve reflect the various possible combination of two commodities which an economy can be produced on the basis of full and efficient use of resources with given technology and period of time। और उसके बाद ये सुंदर डायग्राम शेड्यूल मैंने बताया क्या ध्यान रखना है आपने। और इसके बाद क्वेश्चन चल रहा है अभी 3 से 4 नंबर का, हमारी हेडिंग नीचे चल रही है assumptions ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमारी हेडिंग चल रही है assumption ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। भैया कम से कम 3 लिखना है, चाहो तो 4 लिख सकते हो, लेकिन याद रखना 4 लिखने का मतलब ये 4 नहीं है, बहुत सारी assumptions हैं। हम अपने चैप्टर में मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, और आपके राइटर जो आपकी किताबों में लिख रहे हैं वो भी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। कॉलेज में जाके अजम्पशन बहुत सारी हो जाएंगी। ये सिर्फ 3, 4, 5 मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कभी किताब में देखे 3 या 4 लिखी हुई है तो बस इतना, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, आपके 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, और हमें कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4, उससे ज्यादा पर काम नहीं करेंगे। तो ये सैमुअल्सन जी महाराज टॉपिक बनाते हुए बोल रहे हैं ये टॉपिक तभी काम करेगा। अच्छा, ये कोई भी अजम्पशन आगे पीछे कर सकते हो, इसकी सीक्वेंस की कोई चिंता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरी अजम्पशन पहले पढ़ देता हूं। सैमुअल्सन जी महाराज पहले से कह रहे हैं सिर्फ 2 वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, न कम न ज्यादा। एक्चुअली में सोसाइटी में 50-50 चीजें बन रही होती हैं। तो कह रहा है ये नियम केवल तभी काम करेगा जब केवल 2 वस्तुओं का निर्माण होगा, न कम न ज्यादा। अगली बात, तीसरी वाली, कोई भी असम्पशन आगे पीछे लिख सकते हो। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपका पैसा, आपकी चीजें, ये आपकी नेचर है, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, आप उसका पूरा उपयोग करोगे, न कम न ज्यादा। असम्पशन है ये। अगली बात, जो भी रिसोर्सेज है आपके पास, आपका पैसा जिसे आप 2 वस्तुओं के निर्माण पर लगाना चाह रहे हैं, वो फिक्स्ड है, पहले से ही गिवन है, कांस्टेंट है, 10 रुपए, 100 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, और उसका आप फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे। ये जितनी भी अजम्पशन में बोल रहा हूं ये ऑलरेडी आप मीनिंग में शॉर्टकट में मेंशन कर चुके हैं। फुल एंड एफिशिएंट मीनिंग में आप लिख चुके हैं। 2 गुड्स बनाएंगे लिख चुके हैं, कुछ भी गायब नहीं होना चाहिए, मीनिंग में ऑलरेडी मेंशन है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पहले से कांस्टेंट है, जो आजकल बेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसी का उपयोग करेंगे। उसके बाद वाली एडवांस टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में आएगी पता नहीं है, और पास्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, उसका आप यूज नहीं करना चाहेंगे। तो ये मैंने आपको 4 असम्पशंस बताई। कोई भी सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, 3 लिखना जरूरी है, एक आधा भूल जाए तो। ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, द रिसोर्सेज आर गिवन इन द इकोनॉमी, जितना भी रिसोर्सेज है हमारे पास, एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, कैन नॉट बी चेंज। और इसके बाद 3 से 4 नंबर में आखिरी बात, फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी सीक्वेंस यही याद कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, जो मैं ये यहां बताने जा रहा हूं ये सब डायग्राम में अलग से हम मेंशन जरूर कर रहे हैं। डायग्राम को एक बार देखते हैं, डायग्राम को एक बार देखते हैं, और नहीं तो यहां पर बना लेते हैं। जो डायग्राम आपने बनाया कैसी शेप थी बच्चों? या तो डायग्राम में कोई लाइन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, उसे बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग, या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, या वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है,
या वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकती है। और हमने डायग्राम में याद करा वो कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। भैया लाइन की चार पॉसिबिलिटी है, सामने बनाया है अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है, हमने ऐसा डायग्राम में देखा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है, कैसा है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो डायग्राम में है वही इसके फीचर्स हैं। दूसरी इसकी खासियत क्या है, इट इज ऑलवेज कनकेव टू ओरिजिन। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, जब डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो तीन पॉसिबिलिटी है, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन। शक्ल बना के दिखा रहा हूं, इस शक्ल को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन, कर्विकल शेप। और फाइनली हमने याद कराया कैसी होती है, इस शक्ल को बोलते हैं कनकेव टू ओरिजिन। नेचर है, बदली नहीं जा सकती। तो हमारा दूसरा इसका फीचर है, डायग्राम में है, इट इज ऑलवेज कनकेव टू ओरिजिन। और तीसरी बात आपकी बुक में मेंशन नहीं है, यही अल्टीमेट टास्क था जिसकी वजह से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और जिस आदमी ने टॉपिक बनाया। क्या है ये, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का रिफ्लेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो बच्चों जो मैंने अभी बताया है वो एक बारी डिस्कस करना चाह रहा हूं, सुनना चाह रहा हूं, कोशिश करेंगे सभी अच्छे से। जिससे पूछूंगा आयुषी खंडेलवाल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग। बहुत बढ़िया चल रहा है, कुशल बोलेगा यही बात। बहुत बढ़िया, मुस्कान कोरवाल बोल रही है, मुस्कान। बहुत बढ़िया, टीसा मुझे बोल रही है अजम्पशंस की बात, अजम्पशन बोलेगी। टीसा बोलो, अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का फास्ट। पहला अधूरा रह गया, गिवन है वो, रिसोर्सेज गिवन है। आगे बोलो, तीसरा बोलो, दूसरा बोल दिया, ठीक है, तीसरा। बढ़िया, एक और। कांस्टेंट। बढ़िया, हर्षिता रचोया बोलेगी तीन फीचर्स हमने याद करे थे इसके, अभी आखिरी थ्री फीचर्स, जल्दी। बहुत बढ़िया, महक गोयल बोल रही है अजम्पशंस, थोड़ा फास्ट बोलो। बहुत बढ़िया, स्नेहा, स्नेहा बोल रही है इसके तीन फीचर्स। बढ़िया चल रहा है बच्चों। तो आज टेस्ट बनाया था पीपीसी के ऊपर, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, समय की लिमिटेशन। तो किसी को कुछ भी पूछना है तो वो साउंड अनम्यूट करके पूछ सकता है, कोई कंफ्यूजन हो। भाई एक्चुअली में टेक्निकल टर्म्स हैं तो थोड़ा समय लगेगा, और ऑनलाइन है हम लोग, ऑफलाइन होते तो आपके एक्सप्रेशन को देखकर बहुत कुछ अंडरस्टैंड हो जाता है। तो सुनना ज़रूरी है, टेस्ट लेना ज़रूरी है। आपका कुछ टेस्ट वगैरह अनाउंस हुए हैं क्या?
हाँ तो वो चिंता ना करें, स्कूल की छुट्टियां हैं। भैया मेरे हो गए। अच्छा, क्या टॉपिक बच्चे? भैया स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर और माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, तो बस इसको याद करो, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बोलो। स्टैट्स हमारी जल्दी होगी बच्चों, वो जल्दी होगी। हमारा टेक्निकल काम जो हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल है वो इसी बुक में है, तो अच्छे से करेंगे। थोड़ा ज़्यादा लगे कोई बात नहीं, हमें लगेगा क्लासेस अगर दिक्कत हो रही है तो हम क्लासेस बढ़ा, जैसे लगेगा कि समय ज़्यादा लग रहा है तो क्लास रेगुलर कर देंगे। तो वो आप चिंता बिल्कुल ना करें, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपको कराया जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ बोलो। भैया ये वाली क्लिप आप शेयर करोगे ना? हाँ क्लिप बिल्कुल आएगी आपके पास, और अगली क्लास में भी पीपीसी चलेगा, बिल्कुल चलेगा बच्चे। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं बच्चों, अगली क्लास में इसका टेस्ट भी आपके लिए लेके आएंगे एमसीक्यू का। तो जय हिंद। एक और चीज़ थी बच्चों, कुछ बच्चों की फीस सबमिट नहीं हुई, मैं उनके नाम बोल देता हूँ, वो सबमिट कराएं। टीसा, हर्षिता रचोया, रणवीर, मुस्कान कोरवाल, आदित्य आदित्य चौहान, यशमीत खंडेलवाल, भव्य एम, इशिका एस, इशिका सावरिया, जरुल गुप्ता, काव्या खंडेलवाल, स्नेहा पिंगोलिया, दीपांशी, स्नेहा, नीरू खंडेलवाल, रौनक सिंह, उशाइला, राशि, नमन गुप्ता, अंकिता। तो ये जिनकी फीस पेंडिंग है वो सबमिट करें। नेक्स्ट क्लास बच्चों हमारी कल अकाउंट्स की है और परसों इको की। अभी के लिए इतना बहुत बच्चों। जय हिंद। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बच्चों।